नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपके समक्ष आईसीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक एकांकी संचय में संकलित तीसरी एकांकी मातृभूमि का मान, जो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित है, लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित एकांकी मातृभूमि का मान राष्ट्रीय चेतना को जगाता है तथा सांप्रदायिक बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस एकांकी में यह दिखाया गया है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसके मान के लिए क्या क्या बलिदान नहीं करना पड़ता, यहाँ तक कि प्राण भी न्यौछावर करने पड़ जाते हैं। मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए मित्र शत्रु सभी एक सूत्र में बंधकर स्वदेश प्रेम की भावना को जीवित रखते हैं। मातृभूमि का मान एकांकी हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है। पात्र परिचय। इस एकांकी के 4 प्रमुख पात्र हैं, जिनमें राव हेमू बूंदी का शासक, अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक, वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था, चारणी तथा वीर सिंह के साथी भी हैं इस एकांकी का हिस्सा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला दृश्य, स्थान बूंदीगढ़। बूंदीगढ़ के राव हेमू अपने कमरे के मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू: तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अभय सिंह: महाराव, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू: और वह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह: इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गत यानी बीता हुआ गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित रहा है, डिपेंडेंट। राव हेमू: बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित? यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। अभय सिंह: महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। राव हेमू: ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, गर्व है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश यानी आरंभ हो गया है। अभय सिंह: किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। राव हेमू: प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है, उनसे लड़ने की इच्छा हुई है, उनसे संघर्ष की इच्छा हुई है, तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह: तो मैं जाऊं? राव हेमू: आपकी इच्छा। दोनों का 2 तरफ प्रस्थान। पट परिवर्तन। दूसरा दृश्य, स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। लाखा:
मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का, अपमान का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल या असफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव, आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना। अभय सिंह: महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। महाराणा: सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है, कोस रही है। बप्पा रावल और वीरवर हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। अभय सिंह: किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर, सैनिक पड़ाव पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर, अचानक हुए धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। लोहा लेना, सामना करना, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? महाराणा: जिनकी खाल मोटी होती है, उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। खाल मोटी होना, बेशर्म होना, बेअसर होना, किंतु जो आन को, मान को, सम्मान को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, ये कैसी उपहासजनक बात है। उपहासजनक यानी हंसी की बात। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं। अभय सिंह: मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। महाराणा: उनके पौरुष, पुरुषत्व की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह: महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी धृष्टता, उसके दुस्साहस के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा: आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूं, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन यानी कमजोर नहीं है। फिर भी महाराणा, लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। नेपथ्य में गान: ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला। ये छाती में छेद कराकर, एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। इस गीत के माध्यम से चारणी राजपूतों के गत गौरव को याद दिला रही है और ये बता रही है कि राजपूत जो है, समुद्र से निकले रत्न की तरह युगों युगों से संभाले गए हैं। इन्होंने दुनिया को प्रकाशित किया है। ये मोतियों की माला की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। इन्होंने अपने छाती में छेद करा करके एक दूसरे से हृदय मिलाकर अपने आप को बांध रखा है। इनमें भेद मत डालो, इनमें फूट मत डालो, इन मोतियों की मालाओं को संभाल करके रखो, टूटने मत दो।
गाते गाते चारणी का प्रवेश। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चारणी। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला जंजीर में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। चारणी, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर, विजडम पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूं कि यद्यपि समय के फेर से हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी है, कोई गलती हो गई है, तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। महाराणा, चारणी तुम बहुत देर से आई। अभय सिंह, चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लें, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारणी, दुर्भाग्य को सोचकर महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई भी शुभचिंतक इस विद्वेष यानी ईर्ष्या की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। चारणी, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस यानी विनाश करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत या प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। सबका प्रस्थान, पट परिवर्तन। तीसरा दृश्य, चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, देखभाल कर लिया, ठीक बन गया है ना? महाराणा, क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी की हूबहू यानी एज इट इज नकल है, कॉपी है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य यानी मजबूर किया जाए। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा, शेर की तरह गर्जना होगी। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए, हमारा रास्ता रोकने वाला, रुकावट पैदा करने वाला, बाधा पैदा करने वाला होना चाहिए। अभय सिंह, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे यानी खाली वार करेंगे, सिर्फ आवाज वाला। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को, इस किले को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे देश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी, किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है, वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। यहां की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी।
तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में व्याघात यानी अड़चन नहीं पहुंचाना चाहिए, रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए। वीर सिंह, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उसके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला साथी, निश्चय ही जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो, हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। पट परिवर्तन। चौथा दृश्य। स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार। महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना आरंभ कर दिया। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों, अचानक हुए आक्रमणों से भौचक्की हैरान हो गई, चकित रह गई। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री, लड़ने के सामान समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है, देरी है। महाराणा, यह भी अच्छा हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता, तो मुझे जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अभय सिंह, मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होते देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था, और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार न उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण यानी कमजोर नहीं हैं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखे। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। महाराणा, निश्चय इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य ने कीमती प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती, कितनी तेजी से प्राण वर्षा कर रहा है।
अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वह भूमि जहां पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। जोर की धमाका और प्रकाश होता है। महाराणा, अरे देखो, अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सके, जीत प्राप्त कर सके। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहां ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने, घमंड ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। चारणी का प्रवेश। चारणी, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुदुम्बी बज रही है, नगाड़ा बज रहा है, डंका बज रहा है। महाराणा, चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस बुरी सायत यानी मुहूर्त में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूं, ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा इच्छा करना पागलपन है। चारणी, तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, शव के पास बैठते हुए, चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज के इस दुर्घटना को भूल सकेगा? राव हेमू का प्रवेश। राव हेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर न उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सब के हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाए। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं, पर्दा गिरता है और इस तरह से एकांकी समाप्त होती है। इस एकांकी का जो उद्देश्य है, इस एकांकी में यह दिखाया गया है कि राजपूत अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को बलि पर चढ़ा सकते हैं। अपने प्राणों की बलि देने में तनिक भी हिचकेंगे नहीं। वे अपनी मातृभूमि को किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं देख सकते। उसको सदैव स्वतंत्र देखना चाहते हैं। उसका सदैव मान और उसकी प्रतिष्ठा चाहते हैं। पूरे एकांकी में राजपूतों की मातृभूमि के प्रति कितनी अधिक निष्ठा है, यही दिखाया गया है। मातृभूमि का मान उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमें भी अपनी मातृभूमि की मान मर्यादा के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की बलि चढ़ाने से जरा भी न हिचके। शीर्षक, इस एकांकी का शीर्षक मातृभूमि का मान सर्वथा उपयुक्त और सटीक है, क्योंकि पूरे एकांकी में मातृभूमि के मान को ही विशेष सम्मान और महत्व दिया गया है। मातृभूमि का मान ही एकांकी के केंद्र में आरंभ से अंत तक चर्चित है तथा अंत में मातृभूमि का मान रखने के लिए ही स्वयं महाराणा का प्रमुख सिपाही वीर सिंह, जो कि एक हाड़ा वंश का था, वह शहीद हो जाता है और लोगों की आंखों पर से पर्दा उठा जाता है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चरित्र, इस एकांकी के कुछ चरित्र खास करके महाराणा लाखा, राव हेमू और अभय सिंह विशेष रूप से मायने रखते हैं। तो आइए हम महाराणा लाखा के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक व एकांकी मातृभूमि का मान के प्रमुख पात्र हैं। वे वीर तथा सच्चे देशभक्त हैं। उन्हें अपने मेवाड़ पर नाज है। वह उनकी दृष्टि में वे सरताज हैं। वे उसे सबसे बड़े राज्य के रूप में भी देखना चाहते हैं। वे बूंदी और अन्य छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना चाहते हैं ताकि चित्तौड़ एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में लोगों की नजर में आए। महाराणा लाखा को वीर सिंह और उसके साथियों के शहीद होने का अत्यंत दुख भी होता है। वे पश्चाताप करते हैं तथा स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बूंदी को अपने अधीन करने की जो प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण इतने राजपूत मारे गए, वह सही नहीं था, वह अनुचित था। वीर सिंह के शव का आदर करके उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया। महाराणा स्वयं वीर होने के साथ साथ वीरों का सम्मान करना जानते हैं। अपनी भूल का प्रायश्चित करने में वे पीछे नहीं हटते। अपनी गलती को स्वीकार कर वे आत्मग्लानि की आग में जलकर स्वर्ण के समान पवित्र बन जाते हैं। इसीलिए वे राव हेमू के साथ फिर से मित्रता स्थापित कर लेते हैं। दूसरा चरित्र है राव हेमू का। राव हेमू बूंदी के शासक हैं। वे अत्यंत स्वाभिमानी, देशभक्त, कर्तव्यपरायण, निर्भीक एवं सच्चे राजपूत हैं। राजपूत जाति के प्रति उनके हृदय में गर्व है। वे अपनी बूंदी को किसी भी प्रकार किसी के अधीन नहीं देखना चाहते। बूंदी के प्रति उनके हृदय में कितना मान है, ये इसी बात से ज्ञात हो जाता है कि जब अभय सिंह बूंदी को मेवाड़ के अधीन बताते हैं, उसकी अधीनता के लिए उनको प्रेरित करते हैं। यह बात सुनकर वे चकित हो जाते हैं और अभय सिंह से निर्भीकता, निडरता के साथ कहते हैं कि हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता और नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वह विदेशी शक्ति हो या स्वयं महाराणा हो, मेवाड़ के राजा हो। अगला चरित्र हमारे सामने आता है। वैसे राव हेमू के अंदर सभी प्रकार के मानवीय गुण हैं। वे देशभक्त भी हैं और अपने वंश के मान रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्ति भी थे। अगला चरित्र है अभय सिंह का। अभय सिंह मेवाड़ के वफादार व कर्तव्यपरायण सेनापति हैं। महाराणा सेनापति पर विश्वास करते हैं और उन्हें कुशल सेनापति, बुद्धिमान तथा अच्छा सलाहकार मानते हैं। वे शासन का कोई भी कार्य बिना अभय सिंह की सम्मति से नहीं करते। महाराणा अपने हृदय की बात बूंदी के शासक राव हेमू को इन्हीं के द्वारा पहुंचाते हैं। अभय सिंह महाराणा के संदेश को अत्यंत सुंदर ढंग से राव हेमू के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। महाराणा के विचारों से राव हेमू को प्रभावित करने में कुछ कसर नहीं रखते। और एक चीज़ और है कि सेनापति सिर्फ तलवार ही नहीं, शब्दों से भी अपने राजा की रक्षा करता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो महाराणा की मान प्रतिष्ठा के लिए अभय सिंह पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इसके अतिरिक्त जब नकली दुर्ग पर युद्ध होता है तब भी अभय सिंह पूर्ण सहयोग देते हैं और नकली दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद मेवाड़ का झंडा फहराते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो ये एकांकी मातृभूमि का मान अपने आप में एक संतुलित और आदर्श एकांकी है, जो हमारे पाठकों के मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करती है। धन्यवाद। फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ एक नई एकांकी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, आप सब ने मुझे सुना। उम्मीद है कि आपको यह एकांकी पसंद आई होगी और आपके लिए सहायक भी होगी। धन्यवाद।